गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 6 किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हाउ सम मैन बिकम रूलर। आज के समय में यदि हम कोई लीडर चूज़ करते हैं तो वह वोटिंग के हिसाब से होता है, मतलब वोट डालते हैं और लीडर को इलेक्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम 1000 BC से लेकर 500 BC तक की बात कर रहे हैं। इस टाइम पर जो बिग सैक्रिफाइस वाला जो रिचुअल होता था, इसे अश्वमेधा सैक्रिफाइस भी बोलते थे। मतलब अश्वमेध यज्ञ का नाम आपने सुना होगा, अभी आपने रामायण देखी थी, उसमें ये अश्वमेध यज्ञ की बात हुई थी। तो इसमें क्या होता था कि एक हॉर्स को खुला छोड़ दिया जाता था, वह यहाँ से वहाँ घूमने के लिए उसको छोड़ दिया जाता। उसके साथ राजा का गार्ड भी होता था। अब दूसरा किंगडम यदि हॉर्स को स्टॉप करता है, दैट मीन्स उन दोनों राजा के बीच में फाइट होगी और फिर पता चलेगा कि कौन स्ट्रोंग है। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है, वे कोई भी हॉर्स को स्टॉप नहीं करते हैं और वे हॉर्स को जाने देते हैं, तो इसका मतलब है कि उस किंगडम ने यह मान लिया है कि जिसका वह हॉर्स है उस किंगडम का राजा उनसे स्ट्रोंग है। इस हिसाब से राजा को चूज़ किया जाता था। जिसको ये माना गया है कि वह ज़्यादा स्ट्रोंग है, वे किंग जो हैं वो सैक्रिफाइस परफॉर्म करेंगे। उसके लिए प्रीस्ट को बुलाया जाता है जो बहुत ही ट्रेंड होते हैं, और राजा के लिए गिफ्ट्स लाए जाते हैं। उनके लिए एक स्पेशल सीट बनवाई जाती है। एक थ्रोन होता है जो टाइगर की स्किन का होता है। तो इस टाइम पर जो राजा होते थे ये सेंट्रल फिगर का रोल प्ले करते थे, और वे राजा जो यहाँ पर अश्वमेधा सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो ये जो विष एंड वैश्य होते थे, इस काउंट्री के लोग इसे होते थे, ये गिफ्ट्स लाते थे राजा के लिए। लेकिन जो शूद्र होते थे इनको इन सब चीज़ों में एक्सक्लूड कर दिया जाता था, मतलब इनको इन चीज़ों में शामिल नहीं किया जाता था। तो अभी आपने पूरा अश्वमेध यज्ञ के बारे में सुना कि अश्वमेध यज्ञ क्या होता है। अब ये नेक्स्ट पेज पे आता है वर्ण, जिसमें 4 ग्रुप होते हैं। यह एक तरह से इसको कास्टिज्म भी कहा जा सकता है। जब वर्ण स्टार्ट होते तो उसे लेटर वैदिक पीरियड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इससे पहले लिखा गया ऋग्वेद, और ऋग्वेद के बाद आए सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ये तीनों ही वेद ऋग्वेद के बाद लिखे गए, इसलिए इसे लेटर वैदिक पीरियड कहा जाता है। अब इनको जो ये वेद थे इनको प्रीस्ट कंपोज करते थे। इसके अंदर ये रिचुअल्स बनाते थे, रूल्स बताए जाते थे, और सोसाइटी के लिए कुछ रूल भी इसमें बता दिए गए थे। अब इन प्रीस्ट ने 4 ग्रुप बनाए जिसे कहते हैं वर्ण। इसमें जो ब्राह्मण थे उनको ये वर्क दिया गया कि जो वेद हैं वे उनकी स्टडी करेंगे। क्षत्रिय के लिए ये वर्क था कि वे बैटल में लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब लोगों की रक्षा करेंगे। तीसरा वर्ण है विश्य या वैश्य। इसमें फार्मर, ट्रेडर, हर्डर्स ऐसे लोगों को रखा गया। क्षत्रिय और वैश्य सैक्रिफाइस को परफॉर्म कर सकते थे, जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ा कि उसमें जो सैक्रिफाइस करते थे वो ही राजा
बनते थे, लेकिन शूद्र को बिल्कुल इससे एक्सक्लूड कर दिया गया, मतलब इससे बिल्कुल ही अलग कर दिया गया कि वो कोई भी सेक्रीफाइस परफॉर्म नहीं कर सकते और ये किसी रिचुअल और सेक्रीफाइस में बैठ भी नहीं सकते थे। और इसके साथ साथ इसी कैटेगरी में वुमेन को भी रखा गया और बाद में ये जितने भी शूद्र थे इनको अनटचेबिलिटी की क्लास में रखा गया। नेक्स्ट आता है जनपद। जनपद के राजा वे होते थे जो सेक्रीफाइस करते थे और वही राजा बनते थे जो बिग सेक्रीफाइस करते थे। उनकी जो किंगडम थी या स्मॉल टाउन था उसको ही जनपद कहते थे। जनपद छोटे छोटे टाउन के एरियाज होते थे, लेकिन जब इनका एरिया बढ़ने लगा तो इनको महाजनपद कहा जाने लगा। लेकिन ऐसा नहीं था कि सारे ही जनपद महाजनपद बन गए। जनपद का जो मीनिंग है वो है एक ऐसी लैंड या एक ऐसी भूमि जहाँ पर जन के फुट यानी कि पैर रखे गए, इसलिए इसे जन और पद कहा जाने लगा। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं वहाँ पर जहाँ पर जनपद होते थे। एक तो पुराना किला है जो दिल्ली में है, सेकंड हस्तिनापुर है जो कि मेरठ में है, थर्ड अतरंजी खेड़ा है जो कि एटा में है। तो ये तीनों चीज़ें कहाँ पे पड़ती हैं? यूपी में। इस टाइम पर पेंटेड ग्रे वे मिली है और इस टाइम पर अर्दन पोर्ट्स भी मिले हैं जिनका कलर ग्रे और रेड होता था। अब नेक्स्ट आते हैं महाजनपद। जो छोटे छोटे टाउन होते थे जब वे बहुत बड़े किंगडम बन गए तो उनको महाजनपद का नाम दे दिया गया। इस टाइम में जो राजा थे वे अपनी आर्मी मेंटेन करते थे, सोल्जर्स को पे करते थे, सैलरी देते थे पंच मार्क्स कॉइन के थ्रू। ये याद रखने वाली बात है कि महाजनपद के जो राजा थे वो पंच्ड मार्क्स कॉइन के थ्रू सोल्जर्स को सैलरी देते थे। अब यहाँ पर हमने पीछे पढ़ा था कि पहले के जो राजा होते थे वो कोई टैक्स वगैरह कलेक्ट नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पर राजा टैक्स भी कलेक्ट करते थे। अब इन्होंने टैक्स कहाँ कहाँ पर लगाए? क्रॉप्स पे लगाए, मतलब जो 1/6 पार्ट होता था वह टैक्स के लिए यूज़ किया जाता था। एंड लेबर, हर्डर, गुड्स, हंटर्स एंड गैदरर्स, इस फॉर्म में भी टैक्स कलेक्ट किए जाते थे। अब आता है चेंज इन एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलने लगी थी। तो यहाँ पर दो बड़े चेंजेस देखने को मिलते थे। एक तो आयरन फ्लैश एयर का यूज़ किया जाने लगा था इंस्टेड ऑफ वुडन फ्लैश एयर। सेकंड, ट्रांसप्लांटिंग पैडी इस टाइम पर यूज़ की जाने लगी थी। इससे फसल का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता था और ये जो सारे काम हैं ये राजा के दास और दासी करते थे। एक क्लोजर लुक मगध। मगध जो है, मगध में दो नदियां हैं, गंगा और सोन। दो नदियां फ्लो करती हैं और इनकी यहाँ के लोगों को बहुत ही ज़रूरत है क्योंकि क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए और भी बहुत काफ़ी चीज़ों के लिए इनकी ज़रूरत थी। इस टाइम पर
बिम्बिसार और अजातशत्रु, इनका नाम फेमस था रूलर्स में, मतलब ये फेमस रूलर्स में आते थे। इन्होंने जनपद को कनकर करने की कोशिश की ताकि वे अपने महाजनपद को और एनलार्ज कर पाएं। मगध की कैपिटल है राजगृह, जो कि बिहार में है। ये मगध की फर्स्ट कैपिटल थी। और सेकंड कैपिटल पाटलिपुत्र, बाद में इनकी कैपिटल पाटलिपुत्र हो गई थी, जो कि पटना में है। एक अलेक्जेंडर का नाम आता है जो यूरोप से थे। इन्होंने ये सोचा कि जो ये पूरे वर्ल्ड पर उनका अधिकार हो जाए, लेकिन ये अधिकार नहीं कर पाए क्योंकि इंडियन आर्मी भी बहुत ही स्ट्रोंग थी। ये व्यास नदी के द्वारा इंडिया पहुंचे थे। नेक्स्ट आता है अ क्लोजर लुक वज्जी। ये सेकंड इम्पोर्टेंट महाजनपद रहा है। इसकी कैपिटल है वैशाली। तो ये याद रखना है, मगध की कैपिटल पहले राजगृह थी जो बिहार में है, बाद में पाटलिपुत्र हो गई जो कि पटना में है, और वज्जी की जो कैपिटल है वो कहाँ पर है, वैशाली में। इसमें इन्होंने एक अलग प्रकार की गवर्नमेंट फॉर्म की, वह है गण और संघ। इस गवर्नमेंट को ये नाम दिए जाते थे। इसमें बहुत सारे रूलर्स मिलते थे, उनकी मीटिंग्स होती थी और वे मिलकर एक दूसरे का सजेशन लेते थे, बातचीत करते थे, और यदि इनको किसी एनिमी को हराना है तो कुछ ऐसी पॉलिसीज पर भी डिस्कस करते थे अपनी एक असेंबली बनाकर। तो इनको कहा जाता है गण और संघ। अब ये इधर साइड में दिया हुआ बॉक्स में गण और संघ। तो गण ग्रुप ऑफ मैनी मेंबर्स और संघ एक तरह से एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन। बुद्ध और महावीर भी इन गण और संघ से बिलोंग करते थे। अब अहोम एथेंस, ये ग्रीस की राजधानी है। एथेंस में इस समय डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई थी। ये गण और संघ के पैरेलल में दिखाई गई है। यहाँ पर ये 30 ईयर्स से बड़े जो लोग होते थे उनको सिटीजनशिप मिलती थी। वे असेंबली में पार्ट ले सकते थे। असेंबली एक साल में 40 बार होती थी। और यहाँ पर भी वुमेन को सिटीजनशिप के लिए अलाउ नहीं किया जा सकता था। तो इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि किस तरह से जनपद होते थे, किस तरह से महाजनपद होते थे, मगध के बारे में पढ़ा, वज्जी के बारे में पढ़ा। तो हमें ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।